स्टूडेंट्स। केमिकल किनेटिक्स चैप्टर जो है उसमें हम लोग डेली एक नया टॉपिक करते हैं। एक लेक्चर मैंने ये बोला था कि केमिकल किनेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बोला था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है क्योंकि जब मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला तो फिर उसमें आया था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, जो भी जैसे ऑर्डर बोला था। तो ध्यान रखना आज का जो लेक्चर है वो पूरे का पूरा कंप्लीट विद ऑल रिस्पेक्ट्स। उसमें क्या आएगा, डेरिवेशंस, फार्मूले के डिफरेंट केसेस, हर एंगल से उसको अप्लाई करना। तो हमने आज करना है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 7 है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन काइनेटिक्स है, जो जिसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर लगाना वो सारा डिस्कस करना। ठीक है, शुरू करें। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये हमारा 4.3.2 टॉपिक है और इसको हमने हर एंगल से डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा रहे हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन, वो जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन उसका डेरिवेशन करना। तो पहला पॉइंट हम ये लिख लेंगे डेरिवेशन, ऐसे लिखो, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये है बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, अभी तक जो हमारी नॉलेज है उसमें क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का मतलब लिखेंगे हम लोग, जब जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पार, ठीक है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले हेडिंग बना लो डेरिवेशन की, उसमें ये लिख लाइन लिख लो, ऐसे लिखोगे आप, रेट, मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट है आर और वो चेंज हो गया प्रोडक्ट में, ऐसे लिख लो, आर रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रेट क्या लिखोगे, माइनस डी आर डी डी इज इक्वल टू ये रेट कांस्टेंट के और ये आर की पावर 1, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 1, और आपको शायद याद भी होगा ये वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। हाँ जी, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन, ये बोलते हैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम हो रही है, और ये रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर है। इसका यूनिट पहले याद रखना, टाइम इनवर्स लेना आपने, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना। ब्रैकेट में क्यों लिखा, ये मोलर कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, 1 का मतलब फर्स्ट पावर। तो ये हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन लिख दी, ठीक हो गया, बिल्कुल। चलो जी, अब बच्चे हमने क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म को ही इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, याद रखना, थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। कैसे रीअरेंज करेंगे अभी देखते हैं, किस तरीके से रीअरेंज करेंगे। लो बच्चे, हम लोग एक तो ये काम करेंगे कि इधर डी आर लिखा मैंने, और ये जो आर है ये इसके नीचे ले आऊंगा, फिर उसके बाद मैं ऐसे के लिख दूंगा, इंटू डी डी लिख दूंगा, और इधर वाला माइनस यहां लगा दूंगा। ये मैंने रीअरेंज किया इसको। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे भी लिख लो, चलो साथ में एक ही काम में डाल के लिखो जी, ऑन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है, अबव इक्वेशन। इसमें डी डी टाइम है,
स्मॉल चेंज टाइम। तो हम लोग उसको T1 से T2 तक ले सकते हैं, ठीक है, T1 से T2 तक टाइम ले सकते हैं, ये हमने टाइम लिमिट लगा दी। इसमें DR भी है, उसको हम लोग इस तरीके से R1 से R2 भी ले सकते हैं, या किसी फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट ये चेंज लिखा रहा हूं आपको जो मैंने DR लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करना है तो हमने टाइम फ्रेम में करना, और इन दैट लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमने वो ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ लिखवा दूंगा। लिखो जी, क्या लिखेंगे हम लोग ऐसे, ln r इज इक्वल टू माइनस और kd प्लस आई, ये इसका इंटीग्रेशन करने के बाद है। इंटीग्रेशन करने के बाद आप स्टेप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। किसी बच्चे को भी पर्सनली इसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकता है। लो जी, ये आ गया, ठीक हो गया। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा। चलो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा। ये नेचुरल लॉग फॉर्म में है, क्या लिख लो, इन नेचुरल लॉगरिथम लॉग फॉर्म है। ये नेचुरल लॉग बेस e, लॉग बेस 10 या लॉग का कोई बेस यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम न्यूमेरिकल में लॉग बेस 10 यूज करते हैं। ये नेचुरल लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है। लो जी, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ये जो हमने इंटीग्रेशन से इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन में हम लोग एक स्पेशल केस लेते हैं। लिखो जी क्या, एट टाइम t0, ये वाला जो r है, ये वाला r इट इज इक्वल टू r नॉट, और ये क्या चीज है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, याद रखना। शुरू में जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो वहां पर टाइम t0 पे रिएक्शन मैक्सिमम होती है, उसको r नॉट बोलते हैं, R0 R नॉट मैक्सिमम, ये वो है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में t0 रख दूं और ये वाला r नॉट रख दूं, लिखो जी इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस आई इक्वल टू आई बन गया। इसका मतलब ये वाली जो i की वैल्यू है मैं यहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा, ठीक है, क्लियर है। लो जी, अब मेरे पास वो इक्वेशन 2 क्या बनी, मेरे पास ln r इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी प्लस ln r नॉट बन गया, ये ठीक है। अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा, ये माइनस है KT, इसको KT इधर ले आया, और वो जो है ln r नॉट माइनस ln r, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई, बिल्कुल सही। लो ये इक्वेशन याद रखना, ये कहीं ना कहीं काम आएगी, अभी नहीं बताऊंगा, कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है, ओके। किसी ना किसी ग्राफ में काम आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ से ड्राइव करेंगे, किसी ना किसी फॉर्म में काम आएगी पक्का, पर मैंने नंबरिंग इसकी इसलिए कर दी। लो जी, यहाँ पर अगर मैं k लिखूं, ये ln r नॉट माइनस ln r, ये किसके इक्वल बनेगा, ये 1/t, t तो यहाँ आ गया 1/t, और इसको मैं लिखा ln r नॉट बाय r, ये लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। जस्ट रीअरेंज नहीं किया और कुछ नहीं किया मैंने। चलो जी, इसका मतलब एक चीज और है, बट यहां लिख लो, बट ln x इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10x। ये नेचुरल लॉगरिथम लॉग बेस e को हम लोग ने कन्वर्ट किया लॉग बेस 10 में। इसका मतलब जो अब k बना वो 2.303 डिवाइड बाई टी, देन लॉग बन गया, लॉग बेस 10 है, मैं लिखूंगा नहीं, और इसके बाद यहां लिख दूंगा r नॉट बाय r, ये है वो मेन इक्वेशन, ऐसे बॉक्स में लिख दो इसको। और इस इक्वेशन को मैंने नंबर 4 दिया, जिसकी मैं बात नहीं कर रहा कि वी हैव टू ड्राइव दिस इक्वेशन, और आप मैच कर लो,
ये देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये लो। इसके बाद जितने भी टॉपिक आने वाले हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक लिखा हो, आपने ये वाली इक्वेशन निकालनी, ये वाली, ठीक है। तो एक चीज हमने देखी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले ये क्या चीज है, ये है रेट कांस्टेंट। इसको बहुत बार K1 लिखा जाएगा और इसका यूनिट होगा टाइम इनवर्स, पहले बताता चलता हूं। और उस टाइम का यूनिट क्या होगा, वो ये वाला जो लोगे, मतलब जो टाइम का यूनिट लोगे आप, मान लो आपने ये सेकंड लिया तो ये सेकंड इनवर्स, ये मिनट लिया तो मिनट इनवर्स, आर से तो आर इनवर्स। ये ध्यान रखना, इसका यूनिट सेम आएगा। दूसरे नंबर पे ये तो रेशो है, इसका मतलब रेशो में यूनिट मैटर नहीं करते, मोल पर लीटर रेशो वही आ गया, लॉग हमने देखना बस इसका। तो लॉग की वैल्यू में इस लेक्चर के एंड में आपको लॉग करवाऊंगा, अभी नहीं, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा उससे पहले। रेशो है, ये रेशो है, किसका रेशो है, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन का। आगे जाके मैं इसके स्पेशल केस बनाऊंगा, ये रेशो ऑफ मास भी हो सकता है, ये रेशो ऑफ प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के रेशोज का ही ये दो क्वांटिटीज का रेशो होगा और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना ध्यान रखना, ये दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए और सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, और ये सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, ठीक है, याद रखना आपने। और इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, क्योंकि मैक्सिमम होगा तो उसके बाद में ये है क्या चीज, आर नॉट क्या चीज है, ऐसे लिख लो, ये क्या चीज है, ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद बची हुई, ध्यान रखना बची हुई है ये। और बहुत बार तो इसको ऐसे ब्रैकेट में आर टी भी लिखा जाता है, ऐसे आर टी, क्योंकि इसको आप नॉट लिखा जीरो टाइम पे, वो टी टाइम पे है, कौन से टाइम पे, ये वाले टाइम पे। ये रेट कांस्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको पूरी फुल फ्लेज इक्वेशन, और ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मेरे ख्याल से क्लियर है। चलो आगे, लो जी, अब हमने ये इक्वेशन कर ली। इस इक्वेशन के हम लोग डिफरेंट केसेस, हर एंगल पे अप्लाई होना। तो मैंने अभी आपको देखो डेरिवेशन करवा दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं होते, पहले फॉर्मूले जो होते हैं वो हमने ड्राइव करने हैं, जब उनके डिफरेंट केसेस देख लेने। चलो जी आगे चलो, शाबाश। ऊपर लिखो डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट केसेस एंड रिलेशनशिप, ऐसे लिखना। लो जी, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उनके बीच में डिफरेंट रिलेशंस, ठीक है, ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लो जी, जो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसके डिफरेंट फॉर्म। नंबर 1, लो जी नंबर 1, लो बच्चे नंबर 1 करता हूं। कैसे, लेट जो R है इसको मैंने A लिया, एंड X इज द अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट रिएक्ट कर दिया X, मोल पर लीटर X के रिएक्ट करके, शुरू में ये है। अब क्वेश्चन आया, जो R होगा, R क्या होगा, ये है क्वेश्चन, R क्या होगा, समझ लो ध्यान से। देखो बेसिकली R आपको पता है बची हुई कंसंट्रेशन, तो बची हुई कंसंट्रेशन है। जहां मैं इससे पहले एक चीज कर लूं, X क्या चीज है, X वो है जो रिएक्ट कर गया, इसका मतलब ये शुरू में था, ये बचा हुआ, हाँ ऐसे लिख दूं मैं, R नॉट माइनस R इज इक्वल टू X, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब जो R हुआ वो तो R नॉट माइनस एक्स हुआ, कहने का मतलब A माइनस एक्स हुआ। ओके, कहने का मतलब हम क्या करेंगे, K इज इक्वल टू
2.303 डिवाइड बाई टी log a बाई a माइनस एक्स का फॉर्मूला भी हमने लगाना है। 4 इक्वेशन पहले हो चुकी हैं, इसको 5वीं लिखो, 5वीं लिखो, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हमने कब लगानी है, सुनो ध्यान से, मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा उसमें लगानी है हमने, एक न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा उसमें हमें लगानी, देखना कैसे। इसके साथ ही एक आधा न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी तो देखो पूरा एक लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 8, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल का लेक्चर है, पूरे का पूरा क्वेश्चंस का, जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंट केसेस हमने करने हैं। दैट फुल फ्लेज लेक्चर इज ऑफ डिफरेंट लेवल क्वेश्चंस, वो उसमें करेंगे। लो जी, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन इसका करवाना चाहिए, कैसे, ये क्वेश्चन किस तरीके से काम आएगा। लो ये क्वेश्चन कर लें, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हमें जो रेट कांस्टेंट है के की वैल्यू 0.023 दे रखी है सेकेंड, इतनी दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट करो क्या, कैलकुलेट द टाइम required the initial amount to reduce by 20%, reduce by 20%, ठीक है, समझो इसको, reduce by 20%। इस क्वेश्चन में गोलमोल सी बात है, गोलमोल सी बात है। गोलमोल के बाद में मतलब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, हमने अपने आप एनालिसिस करना है। चलो जी शुरू करते हैं। परसेंटेज आती है, इसका मतलब हम ए को 100% लेंगे, ये टेक्निकल बात है। रिड्यूस्ड बाय 20%, इसका मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू 20 आ गई, 20% कम हो गया, 20% रेट कर गया, इसका मतलब मेरे पास a माइनस एक्स की वैल्यू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 आ गई। बोलो ठीक है, सही है। बस इसमें क्या है, मुझे टाइम निकालना, बस ये लो, टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लिखूंगा, लॉग a बाई a माइनस एक्स लिख दूंगा, तो इधर 2.303 के 0.023 देन log 100 बाय 80। अभी लॉग नहीं सिखा रहा मैं, लॉग एंड में सिखाऊंगा, इसको यहीं छोड़ रहा हूं। वैसे मोस्टली जिन बच्चों का +1 बहुत स्ट्रांग होता है उन्होंने लॉग 2 चैप्टर में किया हुआ है। समझो कहां से, थर्मोडायनेमिक्स के वर्क रिवर्सिबल फॉर्मूले में। दूसरे नंबर पे आयनिक इक्विलिब्रियम के पीएच के फॉर्मूले में, वहां हमने लॉग करवाया था। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं +2 में जो बच्चे अभी मेरी ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं लॉग अलग से समझाऊंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ टॉपिक, ठीक है। इसलिए मैंने यहां छोड़ दिया, जिनको लॉग आता है दे कैन सॉल्व इट, बट ये ध्यान रखना दिस p शुड बी इन द व्हाट, ओके, सेकंड में आएगा, क्योंकि वो टाइम है और सारा। ओके बेटा, दिस इज अबाउट द फर्स्ट केस, फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो पहला केस मैंने खत्म करवा दिया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस नंबर 2 करते हैं। इफ W0 is the mass in grams at time t0 and Wt is after time t, बस कुछ नहीं करना हमने, फर्स्ट ऑर्डर है K is equal to 2.03 टाइम log W0 Wt, बस इक्वेशन लिखते जाओ, न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब घबराना नहीं है कि मास आ गया, पता नहीं मुझे मोल बनाने पड़ेंगे, पूरी कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, कुछ नहीं ऐसा करना। रेशो है ना, यहाँ मास इधर भी मास, ठीक है, ये काम करना हमने। ओके, बिल्कुल सही, लिखते जाओ।
इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 नंबर देंगे ऐसे, 6 नंबर। चलो लिखो। कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आएंगी, कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आएंगी जिसमें हमने मास की बजाय पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का लेना। हमने क्या लेना? पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मतलब वैसे तो देखो इसमें लेती रिएक्टेंट है, जो भी चीज लेनी रिएक्टेंट की है वो तो कई बार हम लोग इनडायरेक्टली प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, लेकिन हमने लेनी रिएक्टेंट की है। लिखो जी, इफ पी नॉट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट लिखो, रिएक्टेंट, एंड पी टी इज द पार्शियल प्रेशर आफ्टर टाइम टी। बस उसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, देन ए 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग पी नॉट बाई टी टी। लिख दो। ध्यान रखना ये टी के बाद बचा हुआ प्रेशर है, टोटल नहीं है। टोटल कुछ और चीजें होती हैं, टोटल नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखना, टोटल नहीं है। इसमें हमने ये जो पीटी रखना है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने पीटी रखना क्या है बेसिकली, ठीक है? चलो मान लो हमारे पास एक ए है, उससे बी और सी बने ऐसे, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, समझे? जब टाइम टी 0 था तो यहां पर शुरू में तो प्रेशर एक ही होता है, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, और जब टाइम टी हो गया तो इधर इसके बाद पी नॉट में से मैंने पी माइनस किया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, इन सब का टोटल क्या है? पी टोटल, पी टोटल। इसको इससे काट दूंगा तो पी नॉट प्लस पी आ गया, पी टोटल आ गया ना। तो अगर मुझे पी निकालना है, पी, तो मैं क्या करूंगा, इस पी टोटल में से पी नॉट माइनस निकाल दूंगा। ये वो प्रेशर है, ये वाला, ये पी, दिस पी, ये निकला ना। अच्छा, इसको तो मैं रख लूंगा ए की जगह पे, इन दोनों को रख लूंगा मैं ए माइनस एक्स की जगह पे। समझ गए? बिल्कुल समझ गए, पक्का ना? ओके, तो इसका मतलब जहां मैं ऐसे रख लूंगा, इसी को रखूंगा मैं पीटी। पीटी तो यही है ना, पी नॉट में से पी माइनस, और वो जो पी नॉट में से पी माइनस है, यहां पर मैं पी की वैल्यू इधर रख सकता हूं, ये वाला। तो बस अभी मुझे इतना ही काम करना, बस थोड़ा सा मैं लिखूंगा, वो ये k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग, और ये पी नॉट, ये पी टी। टोटल नहीं है, टोटल और कुछ है, टोटल नहीं है। ये तो पी नॉट में से पी जो कम हुआ है वो वाला है ये, ठीक है? थोड़ा सा और करता हूं। बहुत बार ऐसा आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, आपने 2 लगा देना, उसके अकॉर्डिंग पी निकाल के फिर माइनस कर देना। कई बार ऐसा आ जाएगा, यहां पर 2 आएगा, आपने यहां 2 कर देना, उसके अकॉर्डिंगली पी निकाल के फिर आपने क्या करना, पी नॉट माइनस 2p को ही a माइनस एक्स मानना, क्योंकि उस पी नॉट में से 2p माइनस कम हुआ है। तो ये इक्वेशन मैंने अभी एक सिंपल फॉर्म इक्वेशन कराई है, जस्ट ए बी सी वाली, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यहाँ 2 लिखा होगा, इधर 3 लिखा होगा, इधर हाफ लिखा होगा, ठीक है? तो वो जो कॉन्फिशिएंट्स आएंगे वो आपने मैनेज करने हैं, अभी नहीं। अभी तो ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, P नॉट इज इनिशियल प्रेशर, और जो A माइनस एक्स है जिसकी जगह PT रखना आपने, दैट इज द इनिशियल माइनस, जितना भी कम हुआ, चाहे P कम हुआ चाहे 2P कम हुआ, जो इसका कोएफिशिएंट है वो कम हो गया, वो उसको हमने बोलना है। इसको बात समझ गए? लो जी, ये था प्रेशर का कॉन्सेप्ट, समझ लो। नेक्स्ट एक और करते हैं। लो जी, प्रेशर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आपने देना 7 नंबर, जो इक्वेशन में लिखी है 7 नंबर, क्योंकि 4 नंबर तक तो हमने डेरिवेशन में कर ली थी, उसके बाद 5 नंबर हमने a बाई ए माइनस एक्स की, और उसके बाद हमने W नॉट बाई W जो है वो 6 नंबर कर ली, फिर अपने प्रेशर वाली कर ली, वो 7 नंबर आ गई। अब आगे चलते हैं, 7 नंबर के बाद 8 नंबर चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, 8 नंबर इज ऑल्सो, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? चौथा पॉइंट,
इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके का मतलब टूटना, डिसइंटीग्रेट होना, इसका ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई बहुत सारे सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सुने हुए, यूरेनियम के कुछ आइसोटोप्स हो गए, प्लूटोनियम के आइसोटोप्स है, नेपच्यूनियम है, ठीक है, 100 से ऊपर वाले बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। इवन कार्बन 14 भी रेडियो एक्टिव है। वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, उनमें से अल्फा बीटा पार्टिकल गामा निकलते रहते हैं। जब अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो उनके न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर नए न्यूक्लियस बनाते हैं, और पहले वाले न्यूक्लियाई जो होते हैं, इफ N0 is the number of इनिशियल न्यूक्लियाई, ये नंबर है ना, कितने न्यूक्लियस, मोल से निकाल लेंगे। किसी भी सब्सटेंस का हमें मास दे देंगे, उसको हम लोग मोल बना के स्टोक को डिवाइड करके एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके शुरू के नंबर निकाल लेंगे। चलो N0, फिर Nt इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन टाइम टी। ये तो बताया ही नहीं मैंने। अरे इंटरेस्टिंग चीज, जितना भी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो सारे का सारा फर्स्ट ऑर्डर होता है। लिखो बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको प्रूव किया गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन से देखी गई, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसकी जब डिफरेंशियल फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं डी एन, सिंपल एन, ये ऐसे dn बाय dt इज इक्वल टू उसका k, जैसे रूटीन में तो रेट कांस्टेंट बोलते हैं, इसको डिके कांस्टेंट बोलते हैं ये, ठीक है, और n, सुनो ध्यान से, ये डिके कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, ठीक है, लैम्डा इज डिके कांस्टेंट। फिर इसका यूनिट क्या होगा, टाइम इनवर्स, ठीक है ना, टाइम इनवर्स इसका होगा, क्योंकि वो टाइम है ना सारा। अब जब इसका इन्होंने इंटीग्रेशन करके वो सारा फर्स्ट ऑर्डर लगाया होगा तो अपने कुछ भी नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303, यहाँ टी लिखा मैंने, इसके बाद n0 और नीचे लिख दिया n, बस देखो इसको बॉक्स में, ये वाली इक्वेशन 8वीं है, चलो 8वीं है, फॉलो करके, ठीक है। बताओ कब लगानी है अपने, कभी भी ऐसा आ जाए कार्बन 14 ने अल्फा बीटा पार्टिकल मिट की है, उसके बाद न्यूक्लियस रह गए, बताओ क्या टाइम लगेगा। कहीं भी रेडियो एक्टिव डिके की बात चलती हो, कोई रेडियो आइसोटोप की बात चलती हो, अपने इस चैप्टर की जब एनसीईआरटी बैक से करेंगे उसमें इसके क्वेश्चन हैं इनकी। बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स हैं जो एज ए मेडिसिन हमारी बॉडी में लिए जाते हैं, और उसको थोड़ी देर के बाद चेक करके बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज हो वो चेक की जाती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है, प्रैक्टिकल इसकी इंपॉर्टेंस है। ये रेडियो एक्टिव डिके में लगेगा, ये वाला डिके कांस्टेंट, कितने टाइम के बाद कितने बचे, शुरू में कितने थे, ठीक। चलो जी, 4th हो गया, नेक्स्ट चलते हैं 5th। चलो 5th जो इसका केस है वो है कि हमने जो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना। लिखो जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये लो, ये कहीं ना कहीं मैंने ये लिखा हुआ है कि जो k है वो 1/t देन ln, और यहां पर r नॉट और नीचे r लिखा हुआ है, चेक कर लेना, कहीं ना कहीं ऐसे
या इसकी कोई और फॉर्म मैंने दिखाई होगी ऐसे, मतलब ये किया हमने। ये तब हमने किया था जब अपने इसमें वो ln x की वैल्यू में 2.303 x नहीं रखा था, तो उससे पहले किया था मैंने। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ kd लिख देता हूँ, ln r0/r लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं इसका एंड लॉग करूंगा, देखो जी, ऑन टेकिंग एंडी लॉग ऑफ दिस इक्वेशन। लो जी, जब मैं इसका एंड लॉग करूंगा तो मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिलेगी e की पावर, समझो कैसे। लो जी, e की पावर kt इज इक्वल टू r0 बाय r आएगा। ये वाली इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इक्वेशन नंबर 9 एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक चीज और बता दूं, देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले जाऊं, यहाँ माइनस आ जाएगा, जा e के t इज इक्वल टू r डिवाइड बाय r0 आएगा। इसका मतलब समझो, जैसे आप टाइम बढ़ाओगे उसके लिए माइनस लगा हुआ है, तो ये r कम होता जाएगा और r0 तो है ही मैक्सिमम, ये वाला। अगर अपने टाइम ग्रेटर देन ऐसे लिखो, टाइम ग्रेटर देन 0 लेता हूं मैं, तो पक्का जो r है r वो लेस देन r0 होगा। ये एक इंडिकेशन है, क्योंकि ये मैक्सिमम ये कम ही होगी जब टाइम 0 से बड़ा करोगे, मतलब टाइम इंक्रीज करोगे तो ये कम ही होना है, बस इसका ये मतलब है। कंसंट्रेशन जो लेफ्ट है और टाइम है वो आपस में एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देखते हैं, ये ध्यान रखना। वैसे मेन ये चलती है, बट डिफरेंट फॉर्म हमें आनी चाहिए। बहुत बार ऐसे लिखा होता है इसको, यार बताओ क्या चीज है, जैसे r0 है इंटू e की पावर k इंटू टी, डिफरेंट फॉर्म। मतलब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, फार्मूले की डिफरेंट जंबल फॉर्म को हमने चेक करना होता है। ऐसा नहीं होता हर बार न्यूमेरिकली आता है, फॉर्मूले के डिफरेंट फॉर्म को चेक करो, इनसे कौन सी ठीक है। तो शुरू में आपने एक याद रख लेनी है, बाकी भी सारी उसी से मैच करती जा रही है, ठीक है। चलो जी, ये 5th हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। लो बच्चे, 5 डिफरेंट केसेस हुए, अब आ गया केस नंबर 6। वो है हाफ लाइफ पीरियड। जीरो ऑर्डर में भी किया था हमने हाफ लाइफ, लिखते हर बार ऐसे ही हैं, टी लगा के यहां हाफ, जा ऐसे लिखते हैं, टी लगा के 50% ऐसे, ठीक है। डेफिनेशन रिवीजन करवाता हूं, क्या है डेफिनेशन। द टाइम required the taken to complete 50% of initial amount of given reactant 50%, क्या ऐसे, that is to left 50% बच जाए, और ऐसे to reduced by और to reduce to 50%, 50 खत्म हो जाए, 50 बच जाए, हाफ खत्म हो जाए, 1/2, कुछ भी लिख दो एक सिंपल सी फॉर्म में यहां लिख सकते हो। बट ये मैं इसे लिखवाया जा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट, किसी ना किसी फॉर्म में वो प्रेपोजिशन चेंज करके थोड़ा सा में उलझाते हैं। दिस इज हाफ लाइफ। डेफिनेशन भी आती है इसकी, ठीक है। डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड दैट टाइम which is taken or which is required to reduce 50% of the initial amount of a given reactant। 50% किसी फॉर्म में हो 10 मोल पर लीटर है, 5 रखना, 20 ग्राम है उसके 10 ग्राम रहने, प्रेशर हमारे पास 10 एटमॉस्फेयर का 5 एटमॉस्फेयर रहना, कुछ भी वट एवर इज 50%।
अब बच्चे हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला है वो हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्राइव करना है। जीरो के लिए तुमने कर लिया था इससे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। अब फर्स्ट ऑर्डर में करेंगे। लिखो जी, इफ अगर टाइम हाफ हो, सही है, देन जो ए होगा, ए क्यों आर, वो जो आर नॉट है उसका हाफ ही होगा, आधा खत्म। ऐसा भी करना होगा तो जो x होगा वो a/2 होगा। x मतलब कितना अमाउंट रिएक्ट कर गया, कितना अमाउंट डिकम्पोज हो गया, a का आधा बच गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2.03 डिवाइडेड बाई k, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, log a/a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगा दो जो हमने इक्वेशन नंबर 5 की थी वहां से आई, ठीक है, ये वाली। तो हम क्या करते हैं, इस t को तो t हाफ बना देंगे क्योंकि t की जगह में t हाफ रखा ना, तो 2.03 इधर k रखा मैंने, ये log है, ये तो a रहने दूंगा, a माइनस a/2। अच्छा सॉल्व करें, फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो 2.303 डिवाइड बाई k इधर आएगा, ये लो k, यहां पर बताओ जी क्या लिखूं, log मुझे 2 लगता है, log 2 आएगा। कैसे, a माइनस a/2 इज इक्वल टू a/2, 2 ऊपर ले गए, a से a कैंसिल हो गया, कॉमन निकालो होता है ऐसे, ठीक है ना। a को कॉमन निकालोगे 1 माइनस 1/2, कॉमन से तो ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बच गई 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो log 2 मुझे लगता है ये तो देखो आता ही है, log 2 की वैल्यू होती है, बताओ कितनी, किसी को याद हो, 0.3010 ऐसे होती है। तो हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला यहां लिखते हैं, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला इधर लिखते हैं। लो जी, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k इंटू 3010 को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.693 डिवाइडेड बाई k। लो जी, ये बनी बात हाफ लाइफ पीरियड की, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 10 नंबर फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ किसका है। दिस इज फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर याद करके देखो, जीरो ऑर्डर के लिए हमने a0/2k किया था, ये जीरो के लिए था, जीरो के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सुनो कैसे, क्या हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये जीरो ऑर्डर का तो डायरेक्टली पूछ सकता, करता था, अरे नहीं करता। लिखो जी, हाफ लाइफ जो ये वाला टी हाफ इज इंडिपेंडेंट है ऑफ द, किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं डिपेंड करता, बिल्कुल नहीं करता। ग्राफ देखेंगे एक कांस्टेंट लाइन में रहेगा, नहीं करता। लो बच्चे, एक चीज और है, क्या, हाफ लाइफ पीरियड किसी का भी हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू k के रहता है। ये लो, k बढ़ाओगे ये कम होगा, बिल्कुल सही, k बढ़ाओगे ये कम होगा, नेगेटिव स्लोप। इनिशियल कंसंट्रेशन के फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है रिएक्शन का, वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता। कई बार ऐसे आता है, प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। कुछ नहीं है, शुरू करके यहां तक खत्म कर दे, लाइन लिखो, कोई ऐसा झंझट नहीं है, लाइन लिखो एक।
और जो वो आ जाए रेडियो एक्टिव डिके, उसने के की बजाय आपने लैम्डा लिखना है। नो प्रॉब्लम, सिंपल चीज। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड खत्म हो गया। लो जी, हाफ लाइफ पीरियड मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया। अभी क्वेश्चन तो हम लोग अलग अलग करेंगे इसके। लो बच्चे, कुछ चीजें और, सिक्स चीज, ये 7वां था, यस 7वां पॉइंट है। ठीक है, लिखो जी, इफ R1, ठीक है, एट T1 एंड R2 एट T2। मतलब जैसे आप सबको पता है, पहले टाइम T 0 होता है, फिर उसके बाद टाइम T1 आता है, धीरे धीरे ऐसे टाइम T2 आया, T3 आया। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है किसी टाइम T1 पे और ये है किसी टाइम T2 पे। तब हमने क्या करना है, तब हमने क्या करना है समझ लो क्या करना है। ठीक है, देखो शॉर्टकट भी लिख सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। K इज इक्वल टू 2.303, यहां T1 लिखोगे, ऐसे करोगे, लॉग यहां पर R नॉट लिख के इधर R1 लिखोगे। हाँ ठीक है, और K तो रेट कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होता, वो तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स वैल्यू है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इधर 2.303, इधर अपने T2 लिखेंगे, लॉग R नॉट तो वही रहेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा R2। तो दो इक्वेशन बन गई अपने पास। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। हाँ जी, देखो किसी तरीके से हम लोग ऐसा अरेंज करें कि ये R नॉट कैंसिल हो जाए, वो तो होना ही होना है, K इसमें इक्वल आ जाए। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, K इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1, क्योंकि T1 से T2 बड़ा है, वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। लॉग ऊपर क्या लिखेंगे अपने R1, नीचे क्या लिखेंगे R2, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ऐसे लिख दो। बहुत बार आपको ऐसी वैल्यू भी लिखी मिलेंगी, मैं बताता हूं कैसे, क्यों। यहां स्टार लगा लो वैसे, T1 पे a माइनस x1 है, T2 पे a माइनस x2 है, क्योंकि ये तो इनिशियल वैल्यू है। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, ठीक है ना। तो हम इसी इक्वेशन को आगे भी लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 लॉग, बताओ क्या लिखूं, a माइनस x1 एंड a माइनस x2, क्योंकि ऊपर बड़ी नीचे छोटी वैल्यू, तो ये भी चलती है। चाहे कोई इक्वेशन हो, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 11 बोलेंगे, 11 बोलेंगे। जब हम फॉर्मूले फिट कर लेंगे पहले ड्राइव करके सारे फॉर्मूले, देन हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, ऐसे नहीं, इनकम्प्लीट नहीं, ये तो न्यूमेरिकल फंस जाओगे आप। ठीक है, ये ध्यान रखना। लो जी, ये वाली इक्वेशन नंबर 11 आ चुकी है। आगे चलते हैं, 12th इक्वेशन भी करते हैं। लो जी, 12th केस भी करते हैं। लो बच्चे, 12th केस भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 12th केस भी करते हैं। ठीक है, यहां मैंने 8वां पॉइंट लिखा। ठीक, समझो ध्यान से। देखो यहां पर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाला हूं कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना आपने, नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ एक लॉजिक सा लगाने वाला हूं, वो ये है, अमाउंट लेफ्ट, तो ये पहले पॉइंट लिख दूं, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ कितना बचेगा, ये लॉजिक है। इसके लिए मैं शॉर्टकट भी कराऊंगा आपको और ये ड्राइव भी कराऊंगा आपको। एन हाफ लाइफ, समझो इसमें क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आर नॉट है, टाइम टी 0 पे है, पहला हाफ लाइफ पीरियड पे वो हो,
आर नॉट का आधा रह गया, वो तो हाफ लाइफ बता रहता ही है। उसके बाद एक और हाफ लाइफ पीरियड जितना ये है उसका फिर आधा रह गया, मतलब 4, इसका आधा करोगे तो 4 ही आएगा। उसके बाद अगला हाफ लाइफ पीरियड, फिर जो ये है अब फिर इसका आधा, तो यहां पर आ जाएगा 8 एंड सो। अब पहले ये मुझे बताओ कितने हाफ लाइफ पीरियड हुए, 3 हुए ना, 1 2 3। यहां पर n की वैल्यू 3 है, ये वाली नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। ऐसे 4 हाफ लाइफ पीरियड, 2 हाफ लाइफ पीरियड, 10 हाफ लाइफ पीरियड ऐसे होते हैं। ठीक है, समझो ध्यान से, ऐसे होते हैं। अमाउंट लेफ्ट, अब अमाउंट लेफ्ट तो आपको पता ही आ रही है, शॉर्टकट नोट करो, इट इज इक्वल टू जो भी आर नॉट है उसकी अपने 2n करनी है। शॉर्टकट का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि इसका डेरिवेशन कोई नहीं है, इसका डेरिवेशन बिल्कुल है, देख लो, चेक कर लो। ये आर क्या है, एन हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, हाँ चेक कर लो। ये देखो आप 2n3 किया तो 8 ही बचा, वो देखो 2n3 करोगे 3 हाफ लाइफ नहीं आपके पास, ये देखो 1 हाफ लाइफ पीरियड, 2 हाफ लाइफ पीरियड, 3 हाफ लाइफ पीरियड, और जो इनिशियल है उसको 2n से करना, 2n से। ठीक है, अब अगर आप इसका और हाफ करोगे तो 16 आ जाएगा, उसका और हाफ करोगे 32 आ जाएगा, ऐसे 2n4 5 पे चलता जाएगा। समझो इसमें n क्या चीज है, ये लो n क्या चीज है, n है टोटल टाइम जो हम नॉर्मली t लेते हैं, यहां से लेके यहां तक t डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड, ये n है। तभी तो मैंने बोला n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तभी बोला मैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। तो जो टोटल टाइम है उसको हाफ लाइफ पीरियड से डिवाइड कर दो, हमारे पास हाफ लाइफ कितने हुए वो आ जाएंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। बात समझ गए? लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। मैंने अभी तक जो आज फॉर्मूले प्लान किए थे सब करवा दिए। अब क्योंकि मैं ग्राफ करवाने वाला हूं, ग्राफ में स्लोप हमने करने हैं, ग्राफ में हमने रिलेशनशिप करने हैं, कंपैरिजन करने हैं, तो हम स्पेशली एक 9th पॉइंट ग्राफ का ही बनाएंगे। चलो जी, और ध्यान रखना इस इक्वेशन को हम लोग 12 नंबर इक्वेशन देंगे ऐसे, ठीक है 12 नंबर इक्वेशन देंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, ध्यान रखना, पहले तैयार हो गया ना, पहले फॉर्मूला रट के आना, हमने सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, सारे अपने आप सेट करना फॉर्मूले। चलो जी आगे चलते हैं। ग्राफ क्या है, ग्राफ ये पहले ये देखें कौन सा ग्राफ किसके बीच में। लो जी, पॉइंट नंबर 9 ग्राफ्स, पॉइंट नंबर 9 ग्राफ्स का है। ये लो ग्राफ 9 का ए पार्ट, ठीक है जी। ये ग्राफ है लॉग आर वर्सेस टी का ग्राफ। पहले देखिए है कहां पर, कौन सी ऐसी इक्वेशन थी जिसमें हमने इसको रिलेट कर पाएंगे, कौन सी ऐसी इक्वेशन थी जिसमें हम इसको रिलेट कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, उठाता हूं इक्वेशन। पहले अपने एक काम करते हैं, जो इक्वेशन आपको याद है वो लिख लो। वो इक्वेशन है कि 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, ये इक्वेशन तो हमें आती है। और ये इक्वेशन जहां तक मुझे याद है ये वाली इक्वेशन नंबर 4 थी, दिस इज 4th इक्वेशन। थोड़ा रीअरेंज करते हैं, के टी डिवाइडेड बाई 2.303, ठीक है, कोई हद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टी ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, फिर लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर, लिख लो, मतलब ये ऊपर है तो माइनस हो जाएगा ना, लॉग का फॉर्मूला है। इसको यहां ले आऊं, लॉग आर लिखा मैंने, ये सारा इधर ले आऊं, माइनस के
2.33 इंटू टी प्लस आर नॉट लिख दिया। चलो जी, याद है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये माइनस आगे लगा दिया। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये माइनस, देखो इसमें हमने y एक्सिस में r रखा, x एक्सिस में टाइम रखा, ये इंटरसेप्ट है विद द y एक्सिस, और दिस इज स्लोप विद द x एक्सिस, एंगल बनेगा। ठीक है, ग्राफ बनाता हूं, जो ग्राफ ऊपर आपको पूछा गया वो ग्राफ बनाता हूं। ये लो बन गया y एक्सिस, x एक्सिस, log r रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इधर मैंने टाइम रखा t, नेगेटिव स्लोप है यही आएगा, पॉइंट्स लगा दो क्योंकि अलग अलग टाइम पे हमने अलग अलग कंसंट्रेशन दी हुई है। इसको आप एक्सट्रापोलेट करोगे ये थीटा एंगल आएगा, इसका आप टेन थीटा करोगे वो स्लोप आएगा, स्लोप की वैल्यू माइनस के बाय 2.303 आएगी। मतलब अगर आपने यहां से के निकालना हो, कोई डाउट निकाल सकते हो, कैसे, माइनस 2.303 इंटू टेन थीटा, इसे निकालोगे जा सिंपली स्लोप से। बहुत बार मतलब कुछ ऐसे ट्रिकी से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ज्यादातर नॉन मेडिकल जो एग्जामिनेशन है, जेई मेंस वगैरह, आईआईटी वगैरह, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थीटा दिया होता है, टेन थीटा उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो निकाल के 2.303 से और इसका रेट कांस्टेंट के निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा, इसको एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, इसको करोगे तो ये आपको पता है ये वाली वैल्यू आएगी, वो तो ठीक ही है, वो log r नॉट आएगी। और ये क्या चीज है, दिस इज इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या आता है, इट्स द वैल्यू, ठीक है, ऑफ दिस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ विद द y एक्सिस, y एक्सिस के साथ होता है, ये इंटरसेप्ट प्लस है और नीचे माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जैसे हम लोग यहाँ से उठाते हैं, वो ज्यादा आपको फोटोइलेक्ट्रिक फैक्टर ग्राफ, वो नेगेटिव इंटरसेप्ट होते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, वो छोड़ो, तो चलो ये हो गया r वर्सेस t का ग्राफ, b लिखो, b सेकंड। अब जो मैं करने वाला हूं वो ये है कि हाफ लाइफ पीरियड का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन हमने देखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन देखना है हाफ लाइफ पीरियड का। ठीक है, चलो जी, बी लिखते हैं, टी हाफ वर्सेस आर नॉट का ग्राफ, ये देखना हमने। देखो इधर मैंने टी हाफ लिखा, इधर मैंने आर नॉट लिखा, ये ऐसा आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, वो इसलिए इंडिपेंडेंट है ना, ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। ठीक है, कर ली नोट। लेकिन बच्चे ध्यान रखो, स्पेशल लिख देता हूं, अगर कहीं भी जीरो ऑर्डर आ जाए, फॉर्मूला अगर आपको आज याद है तो वो हम लोग आर नॉट डिवाइड बाय 2k लिखते हैं, और यही ग्राफ इधर अगर हम लोग टी हाफ यहाँ लिखें और यहाँ पर आर नॉट लिखें, ये पॉजिटिव स्लोप से बढ़ेगी वैल्यू, और इसका जो आप थीटा लोगे उसका आप टेन देखोगे तो वो 1/2k आएगी। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर बढ़ता है और फर्स्ट ऑर्डर सेम रहता है, इसका इसके साथ ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल। चलता हूं आगे, सी, सी का वर्क देखते हैं। लो जी, सी क्या है, सी वो ये है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर का भी देखना है और उसका जीरो ऑर्डर का भी देखना है। पहले फर्स्ट ऑर्डर करवा दूं, आप सबको पता है रेट इज इक्वल टू के इंटू आर की पावर 1 है,
इसका मतलब इसमें अगर मैं यहाँ पर रेट लिखूं और कंसंट्रेशन लिखूं, ये इस तरीके से चलेगा और इसका जो आप स्लोप देखोगे वो के आएगा। लेकिन साथ साथ एक काम और करता हूं, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो, रेट इज इक्वल टू के। इसका मतलब यहां पर अगर रेट आ जाए और इधर कोई कंसंट्रेशन आ जाए, ये कांस्टेंट रहता है वो, क्योंकि के के बराबर रहता है कांस्टेंट, तो चेंज नहीं होता। जीरो ऑर्डर में क्या, जीरो ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी। तो आज हमने मैक्सिमम ग्राफ्स, मैक्सिमम फॉर्मूले सारे कर लिए। न्यूमेरिकल डे आज नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, लेक्चर नंबर 8 में। लेकिन उन न्यूमेरिकल से पहले हम लोग लॉग की वैल्यू को रिव्यू करेंगे, की हुई वैल्यू को रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। चलो लिखो, सम लॉगरिथम फॉर्मूले एंड देयर वैल्यूज। इससे क्या होगा, जिन बच्चों को लॉग आता है वो रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो आज सीख लेना। +2 क्लास है, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलने वाला। और ये जो लॉग है ये किसी और चैप्टर में आएगा, वहां भी यूज कर लेना। ठीक है जी। लिखो ऐसे, लॉग एंड एंटी लॉग, ये लिखो पहले। इसके मैंने डिफरेंट पार्ट बनाए हुए। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले। सबसे पहले अगर आपको ऐसे आ जाए log a इंटू बी, तो आपने क्या करना, log a प्लस log b लिख लेना। 3-4 फॉर्मूले लिखाऊंगा। अगर कहीं भी log a बाय b आ जाए तो log a माइनस log b लिखा दूंगा। और अगर कहीं भी a की पावर b आ जाए तो b इंटू log a लिखा दूंगा। और अगर कहीं भी log a की पावर माइनस b आ जाए तो माइनस b इंटू log a, जा माइनस का बना दो प्लस 1/a लिख दो। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, लिख लो। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट, वैल्यूज ऑफ कुछ लॉग की वैल्यू, वो भी लिखवाता हूं। लॉग की वैल्यू देखो, कुछ वैल्यू रखनी होंगी, कुछ वैल्यू उनसे आगे लिखनी। log 1 0 होता है, 2 3 0 1 0 3, ठीक है। 0.477 होता है, मैं 0.48 लिखूंगा। 4 5, ये 0.699 होता है, 0.7 लिखूंगा। फिर log 6, फिर log 7, ये 0.845 होता है। फिर 0.86 भी ले सकते हैं, वैसे तो साइंटिफिकली तो इसको 0.84 लेना होता है, क्योंकि एंड वाला हम लोग इवन रखते हैं। log 8, log 9, log 10। log 10 1 है, क्योंकि ये पावर है, बेस है ना, बेस 10 है। मैंने 4 क्यों लिखी, मैंने 6 क्यों लिखी, मैंने 8 क्यों लिखी, ये आप लोगों ने लिखनी है। क्यों नहीं लिखी उसका रीजन है कोई। देखो, मैथमेटिक्स को सीखना होता है, हमने रटना नहीं होता। मैथमेटिक्स को सीखना होता है, उसको हर चीज का लॉजिक है। क्यों नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी कि जो log 4 है वो log 2⁻² है, इसलिए 2 log 2 से वैल्यू 2 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.6 आएगी, इसलिए नहीं लिखी मैंने। इसलिए 6 क्यों नहीं लिखी फिर, इसलिए नहीं लिखी कि log जो 6 है वो log 2 इंटू 3 है, तो मुझे log 2 प्लस log 3 का जो वैल्यू आएगी, जैसे
ये वैल्यू है और ये वाली 0.4, वैसे तो एग्जैक्ट 77 होती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0.7 और 78 मतलब 0.78 लिख दूं, इसलिए नहीं। फिर मैं log 8 क्यों नहीं लिखी, कुछ तो रीजन है। जहां भी मैं ऐसे log 8 करवाऊंगा तो log 2⁻³ लिखूंगा, 3 आगे ले जाके 3 गुना ये लिख के 0.903 ये वैल्यू आएगी। चाहे मैं इसको नॉर्मली इतना लिख दूं, अब 9 क्यों लिखी यार, लिख लेना अपने आप, सारी बड़ी बताएंगे आपको। 3⁻³ है, log 3 की वैल्यू को 3 से करेंगे तो लिख लेना। तो ये हमने वैल्यू ऑफ log कुछ रटी है। तीसरा पार्ट क्या है, हमने कुछ वैल्यू ऑफ log की निकालनी, ऐसे सॉल्व करना है। कैसे, मान लो तुम्हें ये आ गया कि log आपने 1000 की वैल्यू लिखनी है, तो हमने क्या करना है, log 10⁻³ लिख के 3 log 10 लिख देनी है। तो ये तो एक होती है, 3 आ गई, सिंपल सा फंडा, ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर मैं 0.001 लिख दूं तो सबसे पहले मैं 10⁻³ लिखूंगा, तो ये -3 आ जाएगी, इसके आगे लॉग लगा दो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, इजी। आप लोगों ने क्या करना है, log 200 की वैल्यू निकाल के लेके आनी। पहले बता देता हूं मैं, ये 2 × 10⁻² होगी, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। जैसे log 2 की वैल्यू अपने को ये पता है ना, और ये लॉग करोगे तो log 2 + log 2 10⁻², वो तो 2 ही आएगा। तो इसका आंसर आपको इतना आना चाहिए। श्योर, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ वैल्यूज, अब मैं होमवर्क देता हूं यहां पर, और वो वैल्यूज आपने सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। लो जी, यहां लिखो होमवर्क, जैसे 0.004 को निकाल के लेके आना, कर लोगे ना। 0.025 को निकाल लाना, अब 400 को भी सॉल्व कर लेना, समझिए। इसके बाद 2/5, ये सारे लॉग हैं, ये सब सॉल्व कर लेना। log 2 - log 5 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इन चीजों को आपने सॉल्व कर लेना। उसके बाद, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जो हमारा केमिकल किनेटिक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक है उसमें log वो R0/R है, वो रेशो है ना, तो हमें इस तरीके के रेशो वगैरह करने हैं हमें। ओके, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में विद न्यू एनर्जी, एंड वी हैव टू सॉल्व series of numerical, means all formulas or more all formulae what we have discussed today we have to apply in the next lecture। सारे लेक्चर में न्यूमेरिकल चलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, ग्राफ, नई ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, पहले ये सारी चीजें वाइज करके आओ। ओके, अपना ध्यान रखना। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।